नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी लॉ में। आज हम बात कर रहे हैं पोस्को एक्ट के बारे में। पोस्को एक्ट जैसे नाम से अभी देख पा रहे हैं फ़ोटो के अंदर जैसे भी आप कि एक बच्ची खड़ी है, घबराई हुई एक बच्ची है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्ट किससे रिलेटेड है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो इस एक्ट के बारे में अपने बात कर रहे हैं। तो जब इस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक बच्चा कौन होता है, हु इज ए चाइल्ड। तो जो पोस्को एक्ट है, क्योंकि भारत के अंदर काफ़ी सारे एक्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग परिभाषाएं बताई गई है। जो पोस्को एक्ट है, पोस्को एक्ट के अकॉर्डिंग जो 18 साल से कम है वह एक बच्चा है, उसको माना गया है। ऐसे ही दूसरे अलग अलग एक्ट बने हैं। दूसरा एक्ट अब बात करेंगे, जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट है जो 1986 के अंदर बना था। उसमें बताया गया कि जो 14 साल से छोटा है वो एक बच्चा माना गया है। ऐसे ही एक एक्ट और है जो वेनाइल जस्टिस एक्ट है जो 2015 के अंदर बना है। 2015 के अंदर इसकी एज कर दी 16 साल। उससे पहले जब ये बना था 2002 के अंदर, तब इसके अंदर 18 साल उम्र थी। ऐसे ही जो फैक्ट्री एक्ट है उसके अंदर 15 साल से कम की बात कही है कि जो 15 साल से कम है उसको बच्चा माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है, उसके रूल के अकॉर्डिंग उसमें डिफ़ाइन किया गया है कि जिसकी एज जो माइनर है, जिसकी एज 18 साल से कम है, उसको एक बच्चा माना जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग एक्ट के अंदर अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। तो जो पोस्को एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसमें 18 साल या 18 साल से कम अगर कोई भी माइनर है उसको बच्चा माना जाएगा। जो ये एक्ट है अपना प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, जो एक्ट था, यह एक्ट 2012 के अंदर बना था। और इस एक्ट को बनाने के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा था आपका जो मिनिस्ट्री है, महिला एंड बाल विकास जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा कैंपेन चालू किया गया कि जो काफ़ी सारे विक्टिम्स हैं, जो बच्चे हैं उनके साथ में गलत होता है, उनको विरुद्ध कोई जो हाल फिलहाल के अंदर जो पुराने कानून थे उसके अंदर कोई मुख्य रूप से धाराएं नहीं थी, कानून नहीं थे जिसके साथ हम बच्चों के जो विरुद्ध अन्याय हो रहा है उसको रोक पाएँ। तो महिला एंड बाल विकास विभाग जो आपका मंत्रालय है उसके अंदर उसने प्रयास किया और ये एक्ट 2002 बन के अंदर आपका आया। इस एक्ट की जो खास बात है, इस एक्ट के अंदर यह बताया गया है कि जो एक लड़का है वो भी विक्टिम हो सकता है वायलेंस का। इससे पूर्व सिर्फ जो बच्चियाँ थी, बालिकाएँ, उनके लिए ही माना गया था कि वो ही सेक्सुअल जो वायलेंस है उसका शिकार हो सकते हैं, एक बच्चा नहीं हो सकता है, मेल नहीं हो सकता है। पर इस एक्ट के अंदर दोनों को समान माना गया है कि दोनों के विरुद्ध हो सकता है। उसके साथ ही इसके एक्ट के अंदर प्रावधान किए गए हैं 2019 के अंदर, इसमें कुछ संशोधन किए गए। इस एक्ट का जो मेन उद्देश्य क्या है कि सेफ्टी सिक्योरिटी है, जो एक बच्चा है उसका बचपन सही तरीके से रह पाए उसके लिए बनाया गया है। इसको जो शॉर्ट में आप देख पा रहे हैं कि जो चिल्ड्रन है प्रोटेक्शन है, एक जो अपराध है, अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए एक्ट बनाया गया है। इसके जो मेन 3 कंपोनेंट हैं इसके अंदर जो बात कर रहे हैं, एक तो सेक्सुअल असाल्ट, अगर कोई बच्चा है उस पर अगर सेक्सुअल असाल्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको रोकने के लिए इसको बनाया गया। साथ ही स्पीडी ट्रायल्स कि जो ये बच्चे हैं उनके विरुद्ध कोई अपराध हुआ है उसके अंदर ये होता है कि वो लंबे मामले चलते रहे। जैसे निर्भया केस का सभी को पता है कब चला था और कब उसका निर्णय आया है, करीबन 7-8 साल लग गए हैं उसके। तो इस तरह से इसको अंदर टाइम नहीं लगना चाहिए। कानून में एक बात कही गई है, अगर आपको देरी से निर्णय मिलता है तो वो न्याय नहीं हो पाता है वहाँ पे। तो ये जो मेजर कंपोनेंट है इसके बारे में बात करेंगे इसमें। इसके अंदर सबसे जो पोस्को एक्ट है उसमें सबसे अच्छी बात यह है जो बर्डन ऑफ प्रूफ है। आप जिस फोटो में देख पा रहे हैं कि इस फोटो के अंदर पीछे से जो बच्ची है उसको ये पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जो ये काम जो हो रहा है इसका बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज पे रहेगा, यानी जो आरोपी है उस पे रहेगा। यानी पीड़ित है उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ है। पीड़ित कहेगा मेरे साथ इसने अन्याय किया है, तो इस व्यक्ति पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि तुमने इसके साथ गलत किया है या नहीं किया बच्चे के साथ में। ये सबसे अच्छी बात इसमें है। साथ ही यह एक्ट है जो जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि इसके अंदर आपका चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, दोनों के लिए समान है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, न्यूट्रल है दोनों के लिए, मेल फीमेल, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, दोनों के लिए समान रूप से काम करेगा ये एक्ट। उसके अंदर बात किया जाते हैं कि जो ये एक्ट है, जो अपने पहले ही बात कर सके कि स्पेशल स्पीडी ट्रायल्स बनाना है कि ताकि जो आपका न्याय है कोर्ट के अंदर जो मामले चलते ना रहे, न्याय जल्दी हो पाए। इसलिए
इस एक्ट को बनाया गया है। इसके अंदर अगर अपनी जनरल बात करते हैं, आप इस फ़ोटो को जैसे देख पा रहे हैं, इस पे लिखा गया है सेव माई डिग्निटी, आई एम योर डॉटर। ये बात क्यों लिखी गई, ये बात क्यों लिखी गई, अभी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे इस पे लिखा है कि जो इंडिया के अंदर जो सर्वे जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के अकॉर्डिंग सेक्सुअल अब्यूज है वो करीबन 53% सेक्सुअल अब्यूज होता है, और उसके अलावा जो सीवियर किस्म का, जो गंभीर किस्म का है, वो 21% के आसपास, यानी कि 22% के आसपास होता है। और उसमें जो सेक्सुअल जो अब्यूज होता है उसमें ही 50% किसके द्वारा होता है, या तो वो फैमिली मेम्बर होगा उसका, या कोई चाचा होगा, मामा होगा, ताऊ का लड़का होगा, या कोई भी होगा, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर होगा, कोई टीचर होगा, डॉक्टर होगा, जिसके साथ में एक बच्चा होता है, उसका रिलेशन ज़्यादा रहता है। ट्रस्ट, जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रस्ट होता है उसी ट्रस्ट को तोड़ा जाता है। ये बात इसमें बताई गई है, इसलिए फ़ोटो में दिखाया गया है कि मेरी डिग्निटी है, उसको सेव कीजिए, मैं आपकी बच्ची हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपका बेटा हूँ, और मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस फ़ोटो से आप देख पा रहे हैं। उसके अंदर बात करें जो सेक्सुअल असाल्ट होता है, जो कि बालक के ऊपर जो हमला कर रहा है, कोई सेक्सुअल असाल्ट कर रहा है। सेक्सुअल असाल्ट किस टाइप का, सेक्सुअल असाल्ट एग्रेटिव भी हो सकता है, या एग्रेटिव कौन सा होता है, जैसे पीछे बात की थी, जो फैमिली मेम्बर्स आपके होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, अगर सेक्सुअल असाल्ट करते हैं, उसको फिर वो एग्रेटिव में माना जाएगा। वो कि जो एक तो नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल पर्सन कर रहा है, अगर वही फैमिली मेम्बर, पुलिस, डॉक्टर इत्यादि के द्वारा कर जाए तो वो इसमें कैटेगरी माना जाएगा। साथ में सेक्सुअल असाल्ट होता है, वो 2 प्रकार के होता है। एक होता है पेनिट्रेशन, एक होता है विदाउट पेनिट्रेशन। विद और विदाउट। विद के अंदर ये होता है कि कोई चीज़ है कि शरीर के अंदर डालकर, या उसको टच करके, या अंदर कोई चीज़ करके, छू करके, उसके साथ में विद पेनिट्रेशन कोई चीज़, वो उस तरह से अगर कोई सेक्सुअल असाल्ट हो रहा है तो वो विद पेनिट्रेशन माना जाता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वो विदाउट पेनिट्रेशन माना जाएगा। अब इसके अंदर पनिशमेंट की बात करते हैं। तो जो पनिशमेंट है, अगर इस एक्ट के अंदर अगर कोई अपराध करता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। पनिशमेंट क्या मिलेगा, अगर कोई एग्रीगेटेड पेनिट्रेशन करता है सेक्सुअल असाल्ट के अंदर, तो उसको है 20 साल से कम नहीं मिलेगी, कम से कम 20 साल सज़ा मिलेगी। अगर हो तो उसको लाइफ टाइम, आजीवन कारावास और जुर्माने के साथ मिलेगा। सेक्सुअल असाल्ट हुआ है विदाउट पेनिट्रेशन हुआ है तो 3 साल से कम नहीं होगी और 5 साल तक उसमें रह सकती है। और जो एग्रेटिव जो सेक्सुअल असाल्ट हुआ है, अगर वो अथॉरिटी के साथ में हुआ, अथॉरिटी मतलब जो भी बात कर रहे थे, जो फैमिली है, मेंबर्स हैं, पुलिस है, डॉक्टर इत्यादि है, तो कम से कम 5 से लेकर 7 साल के बीच में होगा। अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है कि उसे कोई दूर से देख के ऐसे भाव भंगिमा बना के, पोज बना के, कि दिखा के उसको डराना, धमकाना, या इसलिए फ़ोटो उसको दिखाना, हरास हो रहा है, तो कम से कम 3 साल की उसको पनिशमेंट रहेगी। उसके बाद आप सभी न्यूज़ में भी सुनते हैं, पोर्नोग्राफी मटेरियल काफ़ी चलता है। अगर नेट के अंदर भी अगर मानते हैं तो कम 70% यूज़ है नेट का पोर्नोग्राफी के अंदर यूज हो रहा है। इसके अंदर भारत सरकार के अंदर और विदेशों के अंदर भी काफ़ी सारी साइट्स हैं भारत के अंदर जो ब्लॉक की गई है, और काफ़ी मानवाधिकार हैं जो पूरी दुनिया के अंदर लगे हुए हैं कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो बंद होनी चाहिए। ऐसा कोई कंटेनर किसी को दिखता है तो उसको आप रिपोर्ट कीजिए ताकि उसको हटा सकें। तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर मटेरियल कोई यूज़ करता है, पोर्नोग्राफी पर्पज़ से अगर कोई यूज़ करता है, तो कम से कम 5 साल की उसको सज़ा रहेगी, कम से कम। पोर्नोग्राफी के लिए अगर किसी बच्चे को अगर फ़ोटो उसको मिक्स किया, कुछ यूज़ किया है, और कम से कम अगर दूसरी बार अगर ऐसा करता है तो उसको 7 साल तक रहेगी। अगर वो जो पोर्नोग्राफी पर जो आपका पर्पज़ है उसके साथ में पेनिट्रेटिव, जो अपने बात कहते हैं, कोई चीज़ डाल के या कुछ उस तरह से अगर वो टच करके या अंदर इंसर्ट करके अगर कोई चीज़ असाल्ट किया जाता है, तो कम से कम 10 साल तो रहेगी 10 साल से लेकर 20 साल तक। अगर वो 16 साल से कम है, अगर कोई बच्चा है, बच्ची है, तो उस केस में 20 साल तक इसको सज़ा रहेगी। इसके साथ में एग्रेटिव अगर पेनिट्रेशन सेक्सुअल असाल्ट किया जाता है तो 20 साल से कम उसको सज़ा नहीं होगी। यानी आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि पोर्नोग्राफी से कंटेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर थोड़ा सा भी उसने कुछ किया है तो उसको कम से कम 5 से 7 साल की सज़ा तो रहेगी। अगर उसने पेनिट्रेशन यानी ऊपरी सतह किया, अगर कुछ इंटरनल इंसर्ट करने की कोशिश की, तो 20 साल की सज़ा उसको रहेगी। इसी के साथ में अगर पोर्नोग्राफी पर्पज़ के साथ में सेक्सुअल असाल्ट अगर उसने किया है तो 5 साल की रहेगी, और पोर्नोग्राफी पर्पज़
अगर एग्रेटिव असाल्ट हुआ है तो कम से कम पारिवारिक सदस्य है तो 5 से 7 साल के बीच में उसको सज़ा रहेगी। ये प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है, आप देखते हो कि काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलते हैं बच्चों से रिलेटेड। अगर ऐसा कोई कंटेंट है, कोई व्यक्ति अगर स्टोर करके रखता है और उसको डिलीट नहीं करता, अगर उसको मिलता है वो डिलीट नहीं करता है, तो उस केस में उसको कम से कम 5,000 का पहली बार में उस पर जुर्माना लगेगा अगर कोई फ़ोन में किसी के पाया जाता है, और अगर दूसरी बार सेम पाया जाता है तो उसको 10,000 का उस पर जुर्माना रहेगा। इसके साथ ही अगर कोई पर्सन है, अगर उस जो पोर्नोग्राफी कंटेंट है, अगर उसको कोई एक प्रोपागेंडा से डिस्प्यूट करता है, यानी कोई ग्रुप बना के एक दूसरे को भेजता है, आगे करता है, उस केस के अंदर उसको जुर्माना भी लगेगा, साथ के अंदर उसको 3 साल की सज़ा भी रहेगी, और दोनों भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेक श्योर रहें कि आप जिस संगति में रह रहे हैं, आपके दोस्त हैं या कोई भी है, वो पोर्नोग्राफी कंटेंट है उसको स्टोर ना करें फ़ोन में। अगर किसी नॉन के आपके फ़ोन में देखें तो उसको डिलीट कराएं, ताकि आप भी एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएँ। इसके आगे बात करते हैं। अगर कोई पर्सन है, अगर कोई कमर्शियल पर्पस से अगर कोई व्यक्ति अगर स्टोर रखता है, यानी कोई बेचता है आगे कि मैं अगर वीडियो बेच रहा हूँ या कुछ ऐसे करता है, तो उसको कम से कम 3 साल की सज़ा तो रहेगी और 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और दोनों रहेगी। और अगर दोबारा अगर वो कमर्शियल पर्पस से अगर ऐसा पोर्नोग्राफी कंटेंट बेचता हुआ पाया जाता है, रखता पाया जाता है, तो 5 साल से 7 साल के बीच में उसको सज़ा रहेगी। तो जो मेजरली कंपोनेंट है वो अपने डिस्कशन कर लिए हैं पॉस्को एक्ट के। अब एक बात करते हैं कि क्या पॉस्को एक्ट है, उसके अंदर उसको ज़मानत मिलती है, नहीं मिलती है, कैसा एक्ट है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इस एक्ट के अंदर जो कोड है, इसमें बताया गया है कि जो सेक्शन 8 और आपका 12 सेक्शन 8 और 12 है, उसके अंदर बताया गया है 2012 की जो एक्ट था कि नॉन बेलेबल है, यानी उसको ज़मानत नहीं मिलेगी। ठीक है, इस एक्ट को बेल नहीं मिलेगी। पर उसके बाद में अभी पीछे एक हाल फिलहाल के अंदर पीछे एक छत्तीसगढ़ कोर्ट का एक हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि बेल ग्रांट की जा सकती है। पहली बार तो ग्रांट होगी नहीं, मिलेगी नहीं। अगर फिर भी अगर ग्रांट होती है तो वो किस केस में होगी, जो विक्टिम है या जिसने कंप्लेन की है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उस चीज़ के अंदर उसको आप जमानत दे सकते हैं। अदरवाइज उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को उसको जमानत नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ इसके बारे में है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको इसको बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब इसके अंदर 2 इसके फॉर्मेट्स होते हैं जो कि मैंने हिंदी में रखे हैं ताकि पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ जाए। वैसे तो उसमें मैंने प्रीवियसली आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, पर इसमें और आपको बता देते हैं। इसमें बताया गया है कि जो सूचना और सेवाएं जो प्राप्त करते हैं, जो सूचना और सेवा है, जो इन्फॉर्मेशंस हैं और जो सर्विस है, जो पीड़ित है उसको क्या अधिकार है, उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि पीड़ित हो सकता है, उसके माता पिता हो सकते हैं। ये तीनों चीज़ें क्या क्या प्राप्त करते हैं, वो जब इन्फॉर्मेशन देते हैं पास के पुलिस स्टेशन में या कहीं भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस केस के अंदर उसकी FIR की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार रहता है। पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार रहेगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, जो उसके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, कुछ किया गया है, उस केस के अंदर दुष्कर्म किया गया है, उस केस के अंदर जो पास के अंदर जो आपका हॉस्पिटल होता है, सिविल या छोटा सब सेंटर कुछ भी रहता है, PSC CSC, उस प्राइमरी सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उसके अंदर उसको फ्री के अंदर निःशुल्क उसका प्रशिक्षण किया जाएगा और उसको परामर्श दिया जाएगा, सलाह दी जाएगी। मानसिक परेशानी कुछ उसको रहती है, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के बयानों की रिकॉर्डिंग की जाएगी, बालक के घर पर जाके की जाएगी, या बालक की जहाँ सुविधा या भी कोई बच्चा है उसकी सुविधा रहे उसकी रिकॉर्डिंग महिला अधिकारी द्वारा की जाएगी। जब अपराध घर या संयुक्त परिवार में हुआ हो, यानी अपराध अगर कोई घर के अंदर या संयुक्त परिवार में हुआ है, तो वयस्क व्यक्ति की निगरानी से भरोसा उठ गया हो, वहाँ से बालक देख रहे संस्थान के, यानी कि परिवार है उसमें भरोसा ही उठ गया है परिवार का कि ऐसा कुछ दोबारा हो सकता है या कुछ हो सकता है। संस्थान का जो जाँच कर रहे हैं उनको लगता है कि भरोसा नहीं है, तो किसी दूसरे संस्थान में उसको रेफर किया जा सकता है। उसके साथ के अंदर उसको पर्याप्त सहायता दी जाएगी मुकदमे के दौरान उसको, ताकि आरोपी हैं उनसे उसको दूर रखा जा सके। और अगर ऐसा लगता है कि उसको भाषा में कोई समस्या आ रही है, तो जो दुभाषा होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, उसका उपयोग किया जाएगा। अगर बालक अगर समझ नहीं पा रहा है जैसे, या सुन नहीं पा रहा है और वो समस्या मतलब उसने बता दी है परिवार को, इस केस में अगर विशिष्ट कोई है, अक्षम है कि वो कुछ समझ सकता है, तो उस तरीके के व्यक्ति बुला के उसको शिक्षा दी जाएगी। अगर साथ में अगर उसको विधिक सहायता, वो निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति है उसकी जो शिक्षा है, वो शिक्षा अगर बीच में ना रखे, शिक्षा उसकी जारी रहेगी, उसकी निजता है, गोपनीयता है, जो प्राइवेसी है वो रहेगी। और जो अगर कुछ और अगर प्रॉब्लम रहती है
तो जैसे वो जो वहाँ का पास का कलेक्टर हैं आपके या एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनके मोबाइल नंबर इत्यादि है, वो सब चीज़ रहेगी। ये सारी चीज़ें, ये सेवाएं हैं जो एक पीड़ित जो बालक है या उसका पीड़ित परिवार है वो सब चीज़ें पा सकता है। फिर ड्यूटी वाला अधिकारी अपना नाम पदनाम उल्लिखित करेगा, साइन करेगा और तारीख लिखेगा कि ये सूचनाएँ हैं, मैंने इनको दे दी है। तो ये प्रारंभिक आपकी जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं फॉर्मेट 1 के अंदर। फॉर्मेट बी है, उसमें लिखा गया जो प्राइमरी आपका असेसमेंट होता है। उस असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट लिखा जाता है कि जब कार्रवाई स्टार्ट करते हैं उस केस में कि पीड़ित व्यक्ति है, उसकी उम्र, पीड़ित व्यक्ति की उम्र क्या है, अपराधी से बालक का संबंध क्या रहा है, यानी उसका चाचा है, मामा है, पड़ोसी है, कौन है, अपराध कितना गंभीर था, वो चीज़ें ही, अगर कोई अपराध किया गया था तो उस बच्चे को कितनी चोट आई थी, मानसिक शारीरिक कौन सी चोट आई है, क्या बच्चा विकलांग है, अगर बच्चा कोई विकलांग है, हैंडीकैप है, दिव्यांग है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कैसे है, तो उसमें लिखा जाएगा। पीड़ित के माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी कमज़ोर स्थिति है, गरीब है, अमीर है, कैसा है, बालक के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या, कुल सदस्य कितने हैं परिवार के अंदर, माता पिता का व्यवसाय क्या है, मासिक आय क्या है, इत्यादि सभी जानकारियाँ वो इस फॉर्मेट में लिखी जाएगी। टिप्पणी के अंदर यहाँ पे ये चीज़ें हैं, क्या पीड़ित की मृत्यु हो गई है या वर्तमान में किसी घटना उपचार चल रहा है, यानी कि गंभीर और जो उस पे संकट आया था, गंभीरता से उसके चोट पहुंचाई गई थी तो उपचाराधीन है क्या चीज़ वो लिखी जाएगी। मानसिक चोट लगी है, शारीरिक चोट लगी है, वो उसका विवरण किया जाएगा। दुर्व्यवहार कब हुआ, कैसे हुआ, वो उसके बारे में लिखा जाएगा। क्या उसका इलाज चल रहा है या उसको पूर्व में कोई समस्या थी वो लिखी जाएगी। या अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो वो अगर उपलब्ध है वो लिख देंगे। तारीख लगा के थाना अधिकारी है वो अपना साइन कर देगा। ये 2 फॉर्मेट बनाए जाते हैं। इस तरह से आपकी कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो आई थिंक दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, बट कुछ ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।